अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर दोबारा से डिस्कस करेंगे। और आज 10 तारीख है और अगस्त का महीना है और आपका पेपर अनकरीब होने वाला है। गवर्नमेंट ने अभी डेट अनाउंस नहीं की। इस सिलसिले में हम आपको बेहतरीन करके सबसे पहले आपको पेपर कैसे बनता है उसके बारे में तफसीलात बताएंगे। फिर 25 MCQs एक तीर से दो शिकार की बुनियाद पे समझाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो एक पेपर में MCQs का एक पॉइंट आया है वो आपको मुख्तलिफ एंगल से देखते हुए कि इस तरह का भी आ सकता है या इस तरह से भी दे सकते हैं। तफसीलात के साथ आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियोस को देखें और आगे तमाम आने वाली वीडियोस के लिहाज से हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जो भी पेपर से मुतालिक जो आपको खिदमत दे सकते हैं हम आपको एग्ज़ाम से पहले दें। और तमाम वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए भी हम वीडियोस बना रहे हैं। तो फौरी तौर पे चलते हैं और आपको सबसे पहले पेपर कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनकरीब ही चूँकि आपका पेपर आने वाला है तो लेटेस्ट जो सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है उसमें क्या कुछ रिड्यूस सिलेबस से एक्स्ट्रा आया है। तो याद रखें तमाम बच्चे के चंद चीज़ें रिड्यूस सिलेबस से चेंज होके यानी हट के आ गई थी। तमाम बच्चों से ये मेरा कहना है कि वो थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा पढ़ें ताकि उन्हें अगर कोई ऐसा जो यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आप 10 ईयर देखें जो बार बार MCQs रिपीट हो रही हैं और बात हो रही है सिर्फ MCQs के ऊपर। वैसे नॉर्मली सेकेंड ईयर का पेपर बिल्कुल ठीक आया था, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आया था। सिर्फ MCQs 3 ऐसी थी जो कि उन्होंने रिड्यूस सिलेबस से हट के दे दी थी। तो अब यहाँ पे हम पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो 100 मार्क्स का पेपर है वो किस तरह से हमारे पेपर्स के अंदर आएगा। तो सबसे पहले ये नोट कर लें कि आपके इस साल 25 MCQs आएंगी और हर MCQs 2 मार्क्स की है। तो अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 मार्क्स की आपकी MCQs बन जाएंगी। और अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो ये 30 मार्क्स के और टोटल आपको कितने करने हैं आप यहाँ से अंदाज़ा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 करना है। इसी तरह नंबर 3 क्वेश्चन में भी आपको 4 में से 2 करने होंगे और क्वेश्चन 4 आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। MCQs को आप बिल्कुल अलग से कंसीडर करें। तो यानी कि तीनों क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं और कहा देखा जाए तो 50% आपको उन्होंने चॉइस दी हुई है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखें तो कौन से वो चैप्टर है जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। नॉर्मली 4-5 भी होता है लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया इस साल के लिए। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका बनेगा चैप्टर 6, 7 और 8 से। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से कहलाता है और इसके अंदर भी आपने 4 में से 2 करने हैं। और आपकी 9 चैप्टर में 9.1 में मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 9.2 बहुत ज़्यादा आया करती है एग्ज़ाम में और हर साल ही आती है लेकिन वो रिड्यूस सिलेबस के नाम हो गई है। 10 चैप्टर है, 12 है और इस तरह 13 चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है लेकिन 13.2 आपके पेपर में आती है और ये तकरीबन 100% ही इसमें से क्वेश्चन समझा जाता है। और ये भी तकरीबन आपका 70% कन्फर्म क्वेश्चन समझा जाता है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में जैसे अच्छा खासा अगर शॉर्ट कर दिया है तो फिर तो ये 9.1 से 100% क्वेश्चन आएगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप वो कर लें तो आपका बेहतरीन एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसी तरह 13.2 ये लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, शॉर्ट के अंदर भी आने के चांसेस हैं। और अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये 20 मार्क्स का सेक्शन होता है और इसमें 5, 6, 7 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से आपको जो है वो 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे A और B पार्ट्स की सूरत में होता है और यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे ये तमाम चैप्टर्स हैं लॉन्ग के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उसे आप नोट कर लें। यहाँ से सिर्फ 3 चैप्टर
लॉन्ग वाइज आने के चांसेस हैं, कोई एक आध पार्ट इसमें से आ जाएगा लॉन्ग वाइज भी। और यहाँ पे 6 में से लॉन्ग में आने का चांस है और यहाँ से 8 से आने का चांस है। 8 के अंदर याद रखेंगे 8.1 और 8.3 है, तो 8.1 तो कभी मैंने नहीं देखा लॉन्ग में आई हो। 8.3 से अलबत्ता लॉन्ग में आने के चांसेस मौजूद है, जबकि सेमी चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से होता है। और यहाँ देखा जाए तो 10 चैप्टर है और थोड़ा बहुत आपका 13.2 को आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपके लॉन्ग में आ सकता है। जहाँ तक 12 की बात की जाए तो थोड़े बहुत, चूँकि रिड्यूस सिलेबस का एक नया मॉडल पेपर का एक तौर तरीका है, तो मुमकिन है कि वो 12 से भी क्वेश्चन आपको दे दे और आने के चांसेस 12 यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन 9.1 लॉन्ग में आने के चांसेस नहीं है। इस तरह से 3 में से आपने 2 करना है। और एक बात याद रहे कि पहले यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 जो था AP GP HP के नाम से मशहूर है, उसमें से कंपलसरी क्वेश्चन इन्होंने रखा था। इस बार इन्होंने कोई भी आपको कंपलसरी यहाँ पे नहीं कहा और A पार्ट आपका 6 चैप्टर से होता था जो कि कंपलसरी था, और B पार्ट में ये ड्राइव होते थे जिसमें साइन लॉ, कोसाइन लॉ और टेंजेंट लॉ, इन तीनों में से कोई एक लॉ देके आपको B पार्ट लगाते थे। और मेरी नज़र से ये बहुत इजी क्वेश्चन समझा जाता है, क्योंकि ये 3 लॉ में से कोई एक लॉ आना। फिर 6 चैप्टर में अलबत्ता थोड़ा सा एक टेंशन, घबराहट होती थी कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, चूँकि अच्छे खासे क्वेश्चन है। और फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम्पल्स भी आ जाती है, तो लिहाजा इस बार तो उन्होंने कोई इसमें से कंपलसरी है का कोई इसमें सिलसिला नहीं रखा। आपकी मर्जी है, जो चाहे आप क्वेश्चन करें, चाहे आप 5 करें, 6 करें, 7 करें, लेकिन आपने करने 2 है। देखा जाए तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बहुत ज़्यादा एक गुंजाइश दी गई है, लेकिन लॉन्ग के अंदर गुंजाइश इस तरह से आपको शायद मिल जाए जैसे सेकेंड ईयर में हुआ। क्योंकि ये मैं लेटेस्ट दोबारा से गेस्ट पेपर के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपको जो सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद रिजल्ट आया उसके लिहाज से मैं बातें आपसे करूँ। तो पेपर के ऊपर डिस्कस किया कि किस तरह से अब आपके सामने पेपर आएगा। अब इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे, MCQs सॉल्व करवाएंगे आपको, और एक बार फिर करवाएंगे। हमारे और भी बहुत से टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम उनके अंदाज से थोड़ा चेंज अंदाज करते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हमारी वीडियो से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। तो फौरी तौर पे चलते हैं MCQ की जाने। तो अब आपको हम MCQs को डिस्कस करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या तरीकाकार होगा। तो इसके पहली जो MCQs है, इसमें A सेट, B सेट और C सेट दिया हुआ है। और थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए जो है MCQs बिल्कुल सिंपल है, वो हमने सॉल्व करके रख ली है, ताकि आपको उसका तरीकाकार बता दें। जो थोड़ी सी मुश्किल होगी वो आपके सामने आपको करके बताएंगे कि किस तरह उसका आंसर आएगा। तो ये सेट से रिलेटेड है, और सेट पे अमूमन MCQs एक आध आ जाती है। यहाँ पे हमें A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C दिया हुआ है, और A सेट B सेट की वैल्यू दी हुई है। तो हमने A सेट की यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, और ब्रैकेट के अंदर B सेट को उतारने के बाद इंटरसेक्शन के बाद C सेट उतारा है। और मालूम है आपको, क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि इन दोनों सेट के अंदर जब इंटरसेक्शन होता है तो वो नंबर लिया जाता है जो दोनों में मौजूद हो। तो 2 यहाँ दोनों में मौजूद है, और फिर यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 0 को जो नंबर यहाँ पे होगा उसके साथ लिख देंगे, जैसे 0,2, और फिर 1 के साथ इस नंबर को लिख देंगे। फर्ज करें यहाँ पे 2 नंबर होते हैं, तो बारी बारी ये नंबर इसी तरह, जैसे 0 के साथ पहले 2 लिखा जाता, फिर दूसरा नंबर लिखा जाता, फिर 1 के साथ जो आपका पहला नंबर 2 होता। और मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई दूसरा नंबर होता तो इस तरह से वो 4 आपके ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। और याद रहे कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका जो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, और कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि वो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल गलत कर देते हैं। अगर फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ स्मॉल ब्रैकेट कर दें और अंदर कर्ली ब्रैकेट बना के इस तरह से दे दें, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से ये आंसर आपका जो है वो गलत समझा जाएगा। लेकिन ये अच्छी खासी आपको डॉजिंग दे जाएंगे, क्योंकि हमारा हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में स्मॉल ब्रैकेट होता है जो हम यहाँ पे शो करते हैं।
और अगर ऐसे भी आंसर दे रहा है ऐसे भी दे रहा है तो याद रखना है कि ये रॉन्ग आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब सेकंड एमसीक्यूज है, वो बुनियादी तौर पे आपको एक डेफिनेशन दी हुई है और इसमें कहा हुआ है एक इफ ए सेट यानी ए एंड बी सेट सबसेट्स ऑफ अ सेट यूनिवर्सल सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट, देन द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डैश। तो बुनियादी तौर पे ये आपकी डेफिनेशन है, जो कि डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव सेट्स की, और इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सिर्फ आपने डेफिनेशन के लिहाज से इसे याद रखना होगा। और जो आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है वो आपके सामने करके बताई जाए। नंबर 3 के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा है और z की वैल्यू दी हुई है 3 - 4 आयोटा। तो अब बुनियादी तौर पे यहाँ पे हम आपको इसको फाइंड आउट करके बताते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका कैसे निकलेगा और जो 4 आंसर दिए हैं उसमें से कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है कि z को 1/z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और इसी तरह अगर इसकी वैल्यू भी इसके साथ अपॉन में चले जाएगी 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट जैसे ही लेंगे तो कॉन्जुगेट में करना क्या होता है कि सेकंड जो आयोटा है इसकी साइन को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 3 - 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और ये मैथ्स का रूल है। और इसके बाद ऊपर तो आपके पास 3 + 4 आयोटा, और नीचे फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कि कौन सा यूज हो रहा है, a - b और a + b, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो इस हिसाब से 3 का स्क्वायर लेंगे, -4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, और 3 + 4 आयोटा, और नीचे 9 और -4 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास हमें ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। उस हिसाब से ये अपॉन की जो वैल्यू नेगेटिव है ये आपके पास प्लस में आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 है। ये जरा सी बात नोट कर ले इसमें, और 16 प्लस का 16 हो जाएगा, चूंकि माइनस वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की। और इसके बाद हमें रिवर्स एलसीएम लेना होगा, ये 25 हो जाएगा। अगर आप इसे फाइंड आउट करें तो 3/25 अलग से लिख देंगे, और +4 आयोटा अपॉन 25 अलग से लिख देंगे। चूंकि ऐड करेंगे तो 25 होगा। रिवर्स एलसीएम का मतलब होता है कि जितनी भी टर्म्स है उसके अपॉन का नंबर अलग अलग लिख दिया जाए। और जाहिर सी बात है अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये वाला हमारा जो है सिलसिला बन जाएगा, यानी कि 9 + 20 16 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और एक बात जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा, और हमारे बहुत से और भी टीचर बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी देखते हैं और उनसे भी सीखते हैं और उनसे थोड़ा सा चेंज करें ताकि आपको हमारी वीडियोस में भी बात पसंद आए। तो मैं एक लफ्ज अक्सर बोलता हूँ, वो क्या लफ्ज बोलता हूँ, एक तीर से 2 शिकार। इसका मतलब ये होता है कि एक एमसीक्यूज आई है तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा बातें हैं या फिर और बातें हैं वो भी बताऊं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये भी बात बताऊं। आप देखें ये नंबर 3 एमसीक्यूज थी, इसमें कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, वो तो आंसर आ चुका हुआ है। लेकिन एक इसके साथ एक और बात कवर करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, और वो कहते हैं कि आप फाइंड आउट करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एमसीक्यूज क्या होगी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो यहाँ पे भी वो पूछ सकते हैं। जैसे ये अगर देते हैं तो आयोटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो ये नंबर होता है जो आयोटा के बगैर जो टर्म होती है वो रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट सॉल्व होने की सलाहियत रखता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो सॉल्व होने की सलाहियत नहीं रखता, जिसकी बुनियाद पे उसे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। और फर्ज करें अगर एमसीक्यूज हमारा क्वेश्चन भी बाज़-ओ-क़ात हल्की नौइयत का इस टाइप का बन जाता है, और इस सूरत में अगर यहाँ वाली शक्ल आपको दे दें, खैर ये तो हमने फाइंड आउट किया है,
और ये दे दें तो रियल पार्ट आपका ये होगा और इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ के लिखना है, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या लिखेंगे 4/25 और रियल क्या होगा 3/25। तो ये हमने इस एमसीक्यूज के साथ आपकी नंबर 3 है एक्स्ट्रा एक बात की। अब हम आगे चलते हैं, तो अब नंबर 4 पे बात करते हैं और नंबर 4 मेरी फेवरेट एमसीक्यूज है जो मॉडल पेपर वालों ने दी है। और इसके अंदर जैसे कि इन्होंने कहा है कि फैक्टर्स करें, आपको दिया है 4x² + 9y²। अब बुनियादी तौर पे ये होता है कि यहाँ पे अगर बीच में माइनस हो तो फिर तो हम इसे फैक्टर फॉर्म में फॉर्मूले से बआसानी लेके आ सकते हैं, लेकिन जब बीच में प्लस होता है तो फिर भी इसकी फैक्टर फॉर्म आ सकती है, लेकिन इस सूरत में कम से कम इसकी पावर x की पावर 4 और y की पावर 4 होनी चाहिए। लिहाजा इसकी नॉर्मली जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। कॉम्प्लेक्स चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स का मकसद ये है कि कहाँ कहाँ इसे यूज करते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि बुनियादी तौर पे अगर यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो फिर तो इसका आंसर ला सकते हैं फैक्टर फॉर्म में। तो हमने करना क्या है कि मैथ्स के वो राज हमने जानने जो हमें यहाँ पे यूज करने हैं। हम अगर यहाँ प्लस देखें तो हम अगर ये देखें कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है +1 होता है। क्या होता है +1। तो कहने का मतलब है कि प्लस में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन इस तरह हमने क्यों लिखा, सवाल ये पहले होता है एक माइनस से हम इसकी साइन बदल लेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे और इस तरीके से हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक साइन चेंज करने के काम आ गया और एक जगह आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसका हमने स्क्वायर लिया और माइनस के बाद इन तीनों नंबरों का स्क्वायर लेने के बाद इसकी फैक्टर फॉर्म, जैसे कि हमने इससे पहले फॉर्मूला बताया था उसके मुताबिक इसकी फैक्टर फॉर्म आ चुकी है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है जो हम आपको बता रहे हैं, तो लिहाजा करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। अब नंबर 5 पे बात करें तो नंबर 5 के अंदर हमें उन्होंने Z1 और Z2 हमें वैल्यूज दी हैं और उससे कहा हुआ है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है जो हम छोटी क्लासों में भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं कि जब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाए। सिर्फ यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे आयोटा को हमें फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से सीखना चाहिए कि आयोटा आखिर होता क्या है। तो Z1 को अगर हम डॉट डालें या बीच में मल्टीप्लाई लिखें तो इसमें कोई फिजिक्स की बात नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है, दोनों सूरतों में ये मल्टीप्लाई होता है। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को 3 को पहले 5 से, फिर 3 को -2 से 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हुए, फिर 2 को 2 आयोटा को 5 से, फिर 2 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे सामने ये आ चुकी है वैल्यूज। और यहाँ पे हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर आया जिसकी जगह हमने वैल्यू रखी कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 और 15 में ऐड करके 19 हो गया और फिर +4 आयोटा वैसे ही आ गया। और पार्ट हमारे पास वो होता है जो ये होता है, ये मीन्स जो आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है और आयोटा के साथ जो 4 नंबर है। अब अगर यही एमसीक्यूज आती है और अगर वो रियल के बजाय वो आपसे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट पूछ लें तो हम फिर आंसर इसका देंगे सिर्फ +4, सिर्फ +4। तो इस तरीके से ये इसका भी आंसर आ गया। और नंबर 6 के ऊपर बात करें तो नंबर 6 वाली तो समझ लें कि एमसीक्यूज जो है वो आती है लाजमी है और इसके अंदर सिर्फ हमें याद रखना है। तो फिर वो बात कहूँगा, एक तीर से एक शिकार, 2 शिकार, 3 शिकार, सारे शिकार। अब सारे शिकार इस तरह से करने हैं कि यहाँ पे हमें उन्होंने कहा हुआ है कि नंबर 6 एमसीक्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है कि हमें b² -4ac <0 कहा हुआ है और कह रहे हैं कि ये रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना इसको अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स कहेंगे और ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बातें हैं कि डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, कभी फॉर्मूले को कह देते हैं <0, कभी डी लिख के कह देते हैं, कभी डिस्क्रीमेंट <0 कह देते हैं। तो ये कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इन तमाम सूरत में अगर
डिस्क्रीमेंट यानी कि डी आपका 0 से छोटा है तो आपका आंसर अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर डी इक्वल्स टू 0 है तो वो फिर इक्वल रूट्स कहलाएंगे, और अगर डी ग्रेटर देन 0 है यानी कि 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है तो इस सूरत में वो रियल और अनइक्वल कहलाएगा। तो अब हम नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे, और 7 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ 27 इज डैश। अब इसका आसान तरीका तो ये होता है कि जितने भी मतलब के क्यूब रूट्स के आंसर हो उनका मल्टीपल वही आता है जिसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अभी यहाँ पे 27 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अगर हम 3 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 27 आता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है इसका अगर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर तो अच्छा खासा हमारा टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट जो आपको नंबर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8 दिया जा रहा है तो 8 ही उसका आंसर होगा, -8 दिया जा रहा है तो -8 ही होगा, अगर -27 दे रहे हैं तो -27 है, और यहाँ पे 27 ही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो लिहाजा इसके बाद हम बात करेंगे कि 8 के अंदर कहा गया है कि 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर 8 में हमसे उन्होंने ये पूछा हुआ है कि 3 जो है वो किस इक्वेशन, यानी कि बहुत सी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे कि हमने आंसर हमें मालूम था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता लगेगा कि आंसर इसका कौन सा है। 3 एक आंसर दे रहे हैं और वो कौन सी इक्वेशन का आंसर है। तो लिहाजा कहने का मतलब है अगर मजाक में बात की जाए तो 4 इक्वेशन को आप ये समझ लें कि 4 आपको पेरेंट्स दिए गए हैं, लेकिन पूछा ये जा रहा है कि ये किसकी औलाद है। तो एक तरह से उनका डीएनए टेस्ट होगा तो बताएंगे कि भाई ये इनकी औलाद है। लेकिन इस टाइम हमने ऐसा नहीं करना, एक दुनियावी मिसाल से आपको सिर्फ ये बताया कि ये चारों आंसर में से किसी का रूट हो सकता है, और उसके लिए आपने क्या करना है कि बारी बारी आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपने y की जगह 3 रख के, अगर आपकी दोनों साइडें इक्वल आती हैं, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन जब चेक करना होता है तो ये टेक्निक यूज करते हैं, तो इस सूरत में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा किया कि पहली इक्वेशन ही हमें वो दी जो कि करेक्ट है। अगर ये 4 नंबर पे देते तो यकीनी तौर पे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अब हमें करना क्या है, y की जगह हमें, जैसे y का स्क्वायर हो रहा है तो हमने y की जगह करना है कि 3 की वैल्यू रख के स्क्वायर करना है, फिर -5 है और फिर 3 रख देना है और +6 है। इससे फाइंड आउट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस के 15 हो गया और +6 है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये दोनों ऐड होने के बाद 15 में से 15 को लेस करें तो दोनों साइडें हमारे पास 0 के इक्वल आ जाती हैं। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर हमारा y स्क्वायर -5y + 6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब नंबर 9 पे आते हैं। तो 9 पे एक छोटा मोटा आपको क्वेश्चन दिया गया है जो हम आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। इसमें हमने इसमें क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। तो ये हमारा जो है ना वो एक क्वेश्चन है 3.6 के अंदर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 9 के ऊपर सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ पे a 1 है और b वो होता है जो y के साथ लिखा होता है। तो वो लिखा हुआ है -5 और a की जगह हमारे पास 1 है, चूंकि यहाँ जब नहीं लिखा होता तो फिर हमारे पास इसका आंसर 1 होता है। तो हम अगर इससे फाइंड आउट करते हैं तो ये सिर्फ +5 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि c/a होता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि c यहाँ पे 9 है और a आपके पास 1 है। तो हम अगर 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। अब हमें करना ये है कि इस वाली वैल्यूज को हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद एक थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है, यानी कि कुछ एमसीक्यूज ऐसी होती हैं जो कि शॉर्ट होती हैं, कुछ में टाइम लगता है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा रूट अल्फा और बीटा।
तो रूट बीटा कैंसिल होने के बाद रूट अल्फा, जब रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बीटा आ जाएगा। हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखी है हमें 5 है और अल्फा इंटू बीटा 9 है। तो यही इसका आंसर आपके पास होगा। और यकीनी तौर पे ऑप्शन में एक है बात कि 9 जो है वो रूट से बाहर निकल आता है, तो हमने ये भी नजर रखनी है कि पूरा इसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो हम देखते हैं कि ये इसमें आंसर मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर 5/3 मौजूद है और उसी को ही हम इसमें टिक करेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 10 के ऊपर। तो नंबर 10 के ऊपर यह है कि इन्होंने कहा है कि सम ऑफ n टर्म, ये आपको एपी दिया हुआ है क्योंकि इसमें डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 6 चैप्टर से इसका ताल्लुक है और फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 और 2a प्लस n-1d। अब a इसमें वो होता है जो फर्स्ट टर्म होती है, तो वो आपकी फर्स्ट टर्म 2 है। d इसमें आप देख लें डिफरेंस कितना आ रहा है। जब आप एमसीक्यूज करें तो जरा फास्ट करें कि 4 में से 2 लेस करें तो इसका डिफरेंस भी 2 आ जाएगा। अब हमें सम निकालना है n टर्म का, तो n हमारे पास n ही रहेगा, तो n/2 आ जाएगा और 2 को a की भी जगह 2 आएगा और प्लस n ही रहेगा -1 और d की जगह भी 2, तो n/2 है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो जाएगा 2n-2। तो इस तरह से n/2 तो वैसे ही चल रहा है और 4 में से हम 2 लेस करेंगे तो हमारे पास 2n और प्लस का 2 आ जाएगा और फिर मजीद 2 को कॉमन लेते हुए n+1 और 2 से 2 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर लिखा होगा n+1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर। तो नंबर 11 के ऊपर बात करें तो हमें उन्होंने 1, x², 6 - x² will from GP if x, बुनियादी तौर पे वो हमें इन्होंने ये GP में सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि 3 नंबर्स दिए हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कहा गया है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास हमें मालूम होना चाहिए कि GP के अंदर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो रेशो है, कॉमन रेशो, वो सेम आता है। उसी लॉजिक के ऊपर हमने यहाँ पे सेकंड टर्म ऊपर रखी, फर्स्ट टर्म नीचे और थर्ड टर्म ऊपर, सेकंड नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे इसकी मिडल टर्म ब्रेक की है। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक चूंकि 6 पॉइंट आपकी जो 7 है वो आपकी इंक्लूड नहीं है, जिसकी वजह से हमें सवाल यह पैदा होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जब पढ़ाया ही नहीं गया तो हम यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर नॉर्मली आपने सीखा है तो। लेकिन यहाँ पे हमने रेशो वाइज जो सीखा है वो यही है और फिर हमने यहाँ पे इसकी मिडल टर्म ब्रेक की है और मिडल ब्रेक टर्म करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 आंसर आ रहे हैं, जो कि x की पावर 4 थी तो 4 इसके आंसर्स होते हैं। लेकिन हमारे जो ऑप्शन के अंदर आंसर मौजूद है वो √+-2 है, लेकिन इन्होंने प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, जबकि यहाँ प्लस माइनस में ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी है हमारा प्लस में √ यहाँ पे मिल रहा है तो वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नंबर 12 पे आते हैं तो ये काफ़ी इजी है इसकी निस्बत, चूँकि इसके अंदर सिर्फ हमें चूँकि 6.8 आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है और यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उन्होंने 2 नंबर्स दिए हैं और उसका कहा है कि हार्मोनिक बिटवीन आप मालूम करें। तो यहाँ पे हमें सिर्फ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या है 2ab/a+b। तो हमने फॉर्मूले का 2a और b जो दिया हुआ है, किसी को भी a कहते हैं b कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपॉन में फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हुए फर्दर हमने अगर इसका एलसीएम लिया है, सिंप्लीफाई किया है तो 1/3 इसका आंसर आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन के अंदर 1/3 आंसर ऑलरेडी तीसरे नंबर पे मौजूद है, जिसे हमने फौरी तौर पे टिक कर देना है। अब नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। तो ये सारे 6 चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज चल रही है, तो इसमें हमें
इन्होंने एक इस तरह का आजमाइश में डाला है कि आपने ये फैसला करना है कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा है कि आपको HP के अंदर 3 नंबर्स दिए हुए हैं और आगे 3 नंबर दे के आपसे पूछते हैं कि बताओ वो AP में है, GP में है, HP में है। अगर हम बात 13 की करें तो HP और AP का जो रिश्ता है वो रिश्ता जो है वो रेसिप्रोकल का है कि HP रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। तो लिहाजा इस रिश्ते को जो समझता है तो यकीनी तौर पे इसका आंसर भी निकालना वो जानता है। तो अब ये देख लें कि 1/15 का ये उलट है, 1/20 का उलट है, 1/25 का उलट 25 आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको उन्होंने ज़्यादा आजमाइश में नहीं डाला, बस आपको इन दोनों के आपस में रिश्ते पता होने चाहिए कि HP और AP जो है आपस में इनकी रिश्तेदारी है, ठीक है। एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, GP का अलग घर है। तो अब हम बात करेंगे यकीनी तौर पे, अब हमने 13 तक आपसे डिस्कस कर लिया है। अब 14 से हमने बताना है। 14 में आप डायरेक्ट इसका देख लें, तरीकाकार है। तो नंबर 14 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल इज डैश। तो हमें इसके बारे में ये याद रखना पड़ता है, अगर हम 14 के ऊपर बात कर रहे हैं तो 14 के ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी जितनी भी तादाद दी जाए, अगर उनसे ये कहा जाए कि इनकी सीटेड जो कंडीशन है, वे है, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, तो इनका तरीकाकार होता है n-1 फैक्टोरियल। अब 7 पर्सन बोला हुआ है, 7 में -1 करेंगे और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गालिबन 720 आता है, लेकिन हमारे पास उन्होंने ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया है कि उन्होंने सिर्फ 6 फैक्टोरियल लिख दिया है। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि इफ a प्लस, बात हो रही है 15 के ऊपर, कि a प्लस बी होल पावर 11 है, देन इट विल कंटेन, आपकी टर्म्स कितनी होगी। याद रखें हमेशा जितनी ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है उससे एक टर्म आपकी ज्यादा आती है। और इसकी मिसाल भी आप देख सकते हैं कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो आपके पास 3 टर्म्स आती हैं। अगर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें तो आपके पास 4 टर्म्स आती हैं। और अगर a प्लस बी की पावर होल ब्रैकेट में 1 है तो 2 टर्म आती हैं। इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि आपके पास जो है जितनी भी पावर होगी उसकी टर्म एक ज्यादा आएगी। कल को अगर ये ब्रैकेट के ऊपर अगर आपको पावर जो है वो n लगा दें या 2n लगा दें तो सिर्फ आपने जो भी आपको वेरिएबल्स भी देते हैं, तो कई बच्चे इतने सीधे साधे होते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ तो टर्म ही नहीं पता लग रही, अगर इसकी पावर 2n दे दी है तो हम कैसे कहेंगे कि भाई वो एक बढ़ गई है। तो बस आपने क्या करना है कि 2n या जो भी आपको इस तरह का कोई वेरिएबल्स में देते हैं आपने उसे 2n+1 करना है, या 5n देते हैं तो 5n+1 करना है। इसके बाद यहाँ तो बहरहाल सिंपल सी आपको बात इसकी बता दी है कि आपकी 11 पावर है तो इसकी 12 टर्म होगी, जो लास्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट MCQs यानी कि नंबर 16 के ऊपर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमसे मिडिल टर्म पूछी जा रही है। मिडिल टर्म या तो 1 होती है या फिर 2 होती है। इस बात का अंदाज़ा इस तरह से कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर आपको और दी हुई है तो इसकी मिडिल टर्म 2 होंगी। क्योंकि और से बजाय हमें शक पड़ता है कि हमारी 1 होगी, लेकिन जैसे कि इससे पहले हमने बात की थी कि अगर 13 पावर है तो टर्म इसकी 14 होगी, और 14 की सूरत में मिडिल टर्म इसकी 1 नहीं बल्कि 2 होती हैं। और इसका या तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या फिर इसकी एक टेक्निक्स है। तो हम आपको टेक्निक्स बता देते हैं जो आसान है। आप 1 से लेके अगर यहाँ 13 पावर है तो इसकी 14 टर्म्स होगी। मिडिल टर्म अगर आपने फाइंड आउट करनी है, आपके जहन में फार्मूला नहीं है तो आप 14 तक नंबर्स लिख लें, और हद से ज़्यादा अगर उन्होंने दे दिया तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा आपको टाइम इसमें यूज़ हो जाएगा। फिर ये टेक्निक आपके लिए उल्टी नुकसानदेह हो जाएगी। और दूसरी सूरत में इसका फार्मूला होता है। अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट से फर्स्ट को कैंसिल कर दें, और यहाँ 2 कैंसिल किए हैं, यहाँ 2 कैंसिल कर दें, यहाँ 2 किए हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल कर दें। फिर उसके बाद यहाँ 2 नहीं कर सकते, इसको और इसको कैंसिल करें और बीच में
आपके पास दो टर्म्स आ गए 7 और 8, यही इसका आंसर है। नहीं तो आपको इसके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसकी फर्स्ट मिडिल टर्म का n+1/2 और सेकंड के लिए होता है n+3/2। तो इस सूरत में आपने ये 13 है तो 13 में 1 प्लस करेंगे 14 होगा, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक टर्म 7 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे n13+3 यानी कि 16 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगी। जो आप चाहे आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वरना इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। अब नंबर 17 के अंदर हमसे जो पूछा जा रहा है और 17 के अंदर MCQs के अंदर हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर a+b की पावर होल पावर n हो तो हमें TR+1 आपको बताना है कि इसका कौन सी टर्म होगी। तो वो ये बुनियादी तौर पे इसका ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो है आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं और हमारे पास जो 17 का ऑप्शन है और a की पावर n-r b की पावर r, ये फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 18 की। तो 18 के अंदर ये कहा जाता है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ अ यूनिट सर्किल इज डैश। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला S = r थीटा होता है, और अगर यूनिट सर्किल हो तो r हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और अगर सेमी सर्किल कह रहे हैं, सेमी सर्किल के अंदर असल में हाफ सर्किल में हमारा जो डिग्री होता है वो 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है पाई के। तो अब चूंकि एक अगर आधा सर्किल बनता है तो 180 डिग्री यहाँ पे बनती है और 180 डिग्री को पाई कहते हैं। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे 2 पाई नहीं लिखना। अगर वो सेमी ना बोलता, आर्क ऑफ लेंथ S को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमसे वो आर्क ऑफ लेंथ पूछता तो 2 पाई r आ जाता और 1 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाता। लेकिन सेमी पूछ रहा है तो आपका हाफ सर्किल 180 डिग्री और रेडियन के अंदर पाई के इक्वल होता है, तो इसका आंसर पाई होगा ना। उसके बाद 19 के ऊपर बात करते हैं। तो भाई 19 तो एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिया है 2 sin थीटा cos थीटा, यही इसका करेक्ट आंसर है। और बात करते हैं 20 की, और 20 के अंदर भी फॉर्मूला दिया है cos u माइनस cos v, और इसका फॉर्मूला आपके पास है करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 cos u + v/2 sin u माइनस v/2। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है जो कि याद होना चाहिए। अब 21 के ऊपर बात करें तो इस तरह की MCQs अमूमन आती है और आप इस को किस तरह से करेंगे ये हम आपसे डिस्कस करते हैं। n के फॉर्मूले में 90 पाई/2 90 डिग्री को शो करता है और 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से अगर 10 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो हमें इसका आंसर नहीं मिल सकता। इस वजह से अगर 10 का कभी भी आपको 90 डिग्री का रिलेशन दें, और भी बहुत सारे रिलेशन है, तो हम इसे sin/cos करके, अब हम 90 डिग्री इसलिए लिख रहे हैं कि पाई/2 जो है वो 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, यहाँ cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हुए sin 90 हमारे पास 1 होता है, कैलकुलेटर हमें मौजूद है, और cos 90 0 होता है। तो इसी तरह नीचे भी हमने cos 90 और sin 90 की वैल्यू रखी। cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, cos थीटा आ गया, जबकि ये 0 हो गया। इसी तरह नीचे जो cos थीटा था cos 90 डिग्री की वैल्यू की वजह से ये 0 हो गया, और 1 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन थीटा आ गया। इसके बाद cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा हमारे पास माइनस cot थीटा के इक्वल है। बहुत से बच्चे इनके रिलेशन याद भी करते हैं, अगर याद किए हैं तो ठीक है, नहीं किया तो आपको थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए, थोड़ा टाइम यूज होगा, लेकिन आप बैठे बैठे वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC दी हुई है और इसका एरिया पूछा गया है, और A B C तीनों साइड इक्वल दिए हुए हैं और उस हिसाब से एरिया फाइंड आउट का कहा हुआ है। तो इसमें आंसर को एक नज़र पहले देख लेना है। आंसर में A नज़र आ रहा है और कभी हो सकता है B भी नज़र आए,
या सी नज़र आए। अगर ए नज़र आ रहा है तो आपको तीनों साइड इक्वल दी हुई हैं और हमने तीनों को ए के इक्वल ले लेना है, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास एरिया का ये है और उससे पहले एस निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। तो तीनों जगह a प्लस बी प्लस सी है और इक्वल है, तो हमने इन तमाम को a के इक्वल लेते हुए यहाँ पे 3a अपॉन 2 हमारा s निकल आएगा, जो कि पेरीमीटर कहलाता है और सेमी पेरीमीटर कहलाता है। फिर यहाँ वैल्यू पुट करते वक्त हमने करना क्या है कि s की जगह 3a अपॉन 2 लिखेंगे और तीनों में चूँकि s सेम है और a भी सेम है तो क्यों अलग अलग करके फाइंड आउट करें। हमने इसकी पावर इसकी 3 ले ली और अंदर एक ही बार इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अब हमने क्या किया है कि a अपॉन 2 की पावर 3 है और a अपॉन 2 लिखा है, 3 को हमने अलग कर दिया और a अपॉन 2 को इसके साथ शामिल करते हुए इसकी एक बेसिस सेम पावर ऐड करते हुए 4 आई और रूट के अंदर 3 रह गया, लेकिन ये बाहर निकल के a स्क्वायर अपॉन 4 हो चुका है और यही इसका आंसर है। और एरिया का आंसर हमारे पास यही ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। और यहाँ पे यूनिट भी लिखा हो तो बेहतर है कि स्क्वायर यूनिट होता है। और 22 के बाद हम 23 के ऊपर अगर बात करें तो 23 तो एक फार्मूला है और कोसाइन लॉ से रिलेटेड फार्मूला है और यहाँ पे आपसे जो फार्मूला पूछा जा रहा है आप उसको देखेंगे कॉस लॉ के लिहाज से करेक्ट कौन सा है। तो कॉस का जो करेक्ट फार्मूला है उस हिसाब से सबसे जो हमें लास्ट ऑप्शन ठीक होगा फार्मूला दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके लिए हम आपको क्या समझाएं, आपको सही फार्मूले याद होने चाहिए और याद होंगे तो यकीनी तौर पे इस तरह की एमसीक्यूज तो बहुत आपके लिए गिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन याद ना हो तो ये उल्टा आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा। इस तरह हम इससे आगे चलते हैं तो 24 के अंदर भी फार्मूला दिया हुआ है और साइन अल्फा अपॉन 2 दिया है। तो पहला ही वाला जो ऑप्शन है ये इसका साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला है जो कि हम इसे टिक कर देंगे। अब सबसे लास्ट एमसीक्यूज है जो कि आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि साइन थीटा हो तो अगर वो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो साइन इधर आके इनवर्स बनते हुए 1/2 हो जाएगा और 1/2 के बाद 30 डिग्री इसका आंसर होता है। रेडियन में लिखें तो π/6 है और एक सेकंड आंसर भी निकालना होता है इसमें, ये 13.2 से इसका ताल्लुक है तो पाई में से लेस करें तो सेकंड आंसर आ जाता है 150 डिग्री है और रेडियन में लिखें तो 5π/6 है। इस तरीके से दो आंसर हमें मिल चुके हैं जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज समझ में आई होंगी। हमने बड़ी कोशिश की है कि आपको जल्दी करके समझाया जाए ताकि एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल करीब है और एग्ज़ाम के दिनों के अंदर भी अगर आप देखें तो आप आसानी से जल्द सीख सकें। तो उम्मीद है कि हमारी इस मेहनत से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।